स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन की। तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन पता होना चाहिए, वे वस्तुएं जो हमारे किसी भी प्रकार से काम में आती हैं, हमारे काम को आसान बनाती हैं, यूजफुल होती हैं, हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम इस मार्कर से लिख रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है? संसाधन। मार्कर हमारे लिए क्या है? संसाधन। हमारे लिए बल्ब क्या है? संसाधन है। तो इस प्रकार से हम जान गए संसाधन क्या होते हैं, जो भी हमारे कार्य को आसान करेंगे वो सब क्या है? संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधन की बात करेंगे, तो संसाधन दो टाइप के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। नंबर एक है जैव संसाधन, नंबर दूसरा है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर हम जानते हैं संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है जैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवित अवस्था में होते हैं या जिनमें सजीव मात्रा होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें जैव संसाधन की, तो कौन से होते हैं? मनुष्य हैं। बात करें नंबर दो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, जीवित अवस्था में नहीं होते हैं। जैसे कि पवन है या जल है या सौर ऊर्जा है, ये भी हमारे कौन से संसाधन है? ये अजैव संसाधन है। हम संसाधन का एक प्रकार सीख चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर। नंबर दो है अब समाप्यता के आधार पर। समाप्यता क्या होता है? यानी कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो समाप्त होती है, ठीक है, उसके आधार पर हम अगर संसाधन की बात करें तो ये भी हमारे पास दो प्रकार के हैं। नंबर एक नवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जल है, जल को हम पहली बार बिजली बनाते हैं, दोबारा फिर से हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बार अगर हम उसका यूज करना चाहें तो अपने खेतों में सिंचाई के अलावा हम उसको रिफाइनरी के द्वारा शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। उसके बाद पवन ऊर्जा है। ये हमारे पास ऊर्जा ऐसी होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, रोज इसका यूज कर सकते हैं, इससे बिजली बनाई जा सकती है। तीसरा है हमारे पास सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम वही ऊर्जा होती है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, जिसके द्वारा हम कोई भी अपने वाहन चला सकते हैं, कोई भी घरेलू बिजली बना सकते हैं, पंखा चला सकते हैं। ये सौर ऊर्जा है। ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार है। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा वो होती है जो ज्वार और भाटा समुद्रों में आते हैं, उसके द्वारा हम बिजली बनाते हैं, वह ज्वारीय ऊर्जा है। ये भी रोज ज्वार आता है और भाटा होता है, इसके द्वारा हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार है। नंबर दो इसका है अनवीकरणीय ऊर्जा। वही ऊर्जा जिनको केवल हम एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता, यानी कि वो समाप्त हो जाता है, वो है अनवीकरणीय ऊर्जा। इसके प्रकार हैं जैसे कि कोयला। हम पहले ट्रेनें चलती थी कोयला वाली, हमने एक बार उसको कोयला डाला, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, राख बन जाता है। ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार है। नंबर दो है अयस्क। अगर हमने लोहा बनाया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वो समाप्त हो जाएगा, उसका दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है पेट्रोलियम। पेट्रोल डीजल जितने भी तत्व ऐसे हैं पेट्रोलियम वाले, उनका हम केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा उसका हम कोई भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जिनका हम दोबारा प्रयोग ना कर पाएँ वो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। आधार पर स्वामित्व का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर अपना हक उसे कहते हैं स्वामित्व के आधार पर। इसके टाइप हैं चार। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह होता है जो खुद का होता है, प्राइवेट, इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? किसान है, उसका कोई खुद का खेत है या तालाब है, तो जो तालाब है या खेत है वो एक उसका कोई स्वामी है, कोई जो किसान है, वही स्वामित्व के आधार पर उसका व्यक्तिगत संसाधन हुआ। जो खेत है और तालाब है वो उसका व्यक्तिगत संसाधन हुआ। नंबर दो अगर हम बात करें कि सामुदायिक संसाधन, कुछ ऐसे होते हैं दो से अधिक लोगों के बीच में वितरित होते हैं या उनका स्वामित्व रखते हैं, वह होते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे कि सामुदाय की अगर हम बात करें तो पूरे समुदाय की आ जाती है। जैसे कि कोई गांव का सरकारी तालाब है, वही एक सामुदायिक संसाधन हमारे लिए हो सकता है। नंबर तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन वैसे अगर हम बात करें तो जितने भी देश में संसाधन है वो सभी राष्ट्रीय स्तर से बांटते हैं। तो नंबर 3 है राष्ट्रीय संसाधन। ये संसाधन जो डायरेक्ट सरकार की निगरानी होते हैं, सरकार के अंडर में होते हैं, ये राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय समूह पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनको वे यूज कर सकते हैं, उनका हक जमा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि अगर हम बात करें समुद्र की, तो किसी भी देश की समुद्री सीमा के 200 किलोमीटर के बाहर का जो दायरा होता है, जो क्षेत्र होता है, उस पर किसी भी देश का हक नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आता है। इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन